मेंस में एक जीएस पेपर 1 है, 2 है और फिर निबंध है, यानी कि 900 नंबर का है और 100 इधर क्वालीफाइंग और ऑप्शनल है। तो आपका ऑप्शनल कौन-सा सब्जेक्ट था? मेरा ऑप्शन ज्योग्राफी था। 1 में जो 3 सेक्शन है हिस्ट्री का, फिर करंट का, डीआई का, उसको आपने किस तरह से तैयार किया? और जो जीएस पेपर 2 थोड़ा-सा पेपर यानी 1 की अपेक्षा थोड़ा-सा कहा जाता है कि कठिन है, उसको आपने किस तरह से तैयार किया? ये बताइए। जी, तो जीएस 1, जीएस 2 में थोड़ा अप्रोच का डिफरेंस होता है। जीएस 1 में हिस्ट्री में आपको हिस्टोरिकल फैक्ट सबको पता है, क्योंकि हिस्ट्री चेंज नहीं होता है। बट आप अपने आंसर में उसको अच्छे से कैसे प्रेज़ेंट कर सकते हैं। तो हिस्ट्री में प्रेज़ेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, कि अगर आप कहाँ कब कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो प्रशासनिक अधिकारियों को तो ये ज़रूरी है ही कि आप कैसे लोगों के बीच अपनी बात रखते हैं, तो इंटरव्यू काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो आपसे क्या पूछा गया था, किस तरह से आपने जवाब दिया? और जब आप अंदर जाते हैं आयोग के इंटरव्यू पैनल में जो लोग बैठे रहते हैं, वहाँ पर आखिर क्या पूछा जाता है? किस तरह से जो है वो टेस्ट लेते हैं? जी, सो इंटरव्यू बहुत डायनामिक होता है। वहाँ पे आपको नहीं पता कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कि आपका जो बैकग्राउंड है, आपसे वही क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है या एकदम अपोज़िट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेरा इंटरव्यू लगभग 20 से 25 मिनट तक चला था। तो मुझसे बहुत सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो चेयरमैन थी, उन्होंने मुझसे मेरे हॉबीज़ से क्वेश्चन पूछा। बाकी बोर्ड मेंबर्स ने मुझसे एक, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से रहा है। नमस्कार, क्लिक दर्शन पर मैं दर्शन सुधाकर आपका स्वागत करता हूँ। अभी हमारे साथ भाव्या कृति मैम हैं, जो महिला सशक्तिकरण को ज़मीन पर उतार रही हैं। महिलाओं का विकास तब होगा जब महिला आगे बढ़ेंगी और इससे बेहतरीन जीता-जागता उदाहरण क्या हो सकता है? हमारे साथ बैठी हुई हैं, सबसे पहले उनको इस बार 70वीं में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बधाई और भविष्य की शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच। मैम, आप अपना पृष्ठभूमि का यानी कि जो बैकग्राउंड है, उसका परिचय दीजिए कि किस तरह से जो है आप कहाँ से हैं? मैं पटना से ही हूँ। मैंने अपना 10th तक कामिल हाई स्कूल से किया, 12th मैंने नॉटर डेम से किया। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग के लिए मैं चेन्नई गई थी, एंड देन उसके बाद फिर मैं सिविल सर्विसेज़ की तैयारी में आफ्टर ग्रेजुएशन में लग गई। तो आपका ग्रेजुएशन कब हुआ? 2022 में मैंने ग्रेजुएट किया था। उसके बाद मैंने 2 अटेम्प्ट यूपीएससी के दिए हैं, जहाँ पे मुझे फेलियर मिला, तो उसके बाद फिर मैंने बीपीएससी में आई। बट वो एक जर्नी होती है, आप जब सोचते हो कि आपको सिविल सर्विसेज में एंटर करना है, तो आप उस वो माइंडसेट के साथ आप एंटर करते हो कि यू हैव टू गिव एवरीथिंग दैट यू हैव। आपको अपना 100% देना है और आपको लगे रहना है। तो वही है, अभी मैंने इधर दिया, तो थैंकफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इधर अच्छा रिजल्ट। इस बार मैम आपका कौन-सा रैंक आया और किस पद पर चयनित हुई हैं? इस बार मेरा 117 रैंक है, 117, और मुझे डेप्यूटी एसपी मिला है। तो पहली यानी कि कहिए तो आप पहला गंभीर प्रयास आपने बीपीएससी की दिशा में किया। आपकी उम्र काफ़ी कम है, अच्छा व्यक्तित्व है, निश्चित ही बिहार सरकार को एक बेहतरीन डीएसपी मिला है और जब आपने तैयारी शुरू की तो कैसे की और कैसे आपको लगा कि नहीं प्रशासन में आपको आना चाहिए जो ब्यूरोक्रेसी आपको पता है कि लोकतंत्र में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आपको कब ऐसा लगा कि नहीं हमको भी इस क्षेत्र में जो है अपना योगदान देना चाहिए? जी, तो ऐसा है कि मुझे आईएएस, आईपीएस जब मैं छोटी ही थी, तो मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव एंड बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस लगता था, ऑल्सो नेचर ऑफ जॉब। बट उस टाइम छोटी थी, तो मुझे उतना समझ नहीं था कि एक्चुअली में वो लोग करते क्या हैं। फिर मैं जब ग्रेजुएशन में गई, तो मेरा टेक्निकल डिग्री हुआ, तो मैंने उधर अपना पूरा बेस्ट दिया। फिर जब कॉर्पोरेट सेक्टर में गई, तो मुझे पता चला कि दिस इज़ नॉट फॉर मी। आई वांट टू डू समथिंग बेटर, आई वांट टू डू समथिंग फॉर माय कंट्री। तो उस टाइम मुझे एक बहुत गंभीर एहसास हुआ कि मुझे अब सिविल सर्विसेज़ की ही तैयारी करनी है, बिकॉज़ दैट इज़ वेयर माय पैशन इज़। तो उसके वो एक समय था ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप, जब एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हुआ कि मुझे अब सिविल सर्विसेज की ही तैयारी करनी है, एंड दैट इज फॉर मी। तो उसके बाद फिर मैंने तैयारी अपनी शुरू की सिविल सर्विसेज के लिए। तो एक बात बताइए आपका जो माध्यम था वो अंग्रेजी था या हिंदी? इंग्लिश था। इंग्लिश था। पिछली बार लगातार मतलब ये देखा जा रहा था कि हिंदी मीडियम का जो है रिज़ल्ट अच्छा हुआ था। इस बार लग रहा है कि संतुलन अच्छी बात है, देखिए माध्यम होती है, वो एक माध्यम है। इवेंचुअली आप, आपका नेचर ऑफ थॉट्स कैसा है, आप कैसे आंसर्स लिख रहे हैं, वो है। बट एक है डिस्पैरिटी है, वो वी हैव टू उस चीज़ को क्रेडिट देना पड़ेगा। यूपीएससी में भी है, वहाँ पे इंग्लिश में ज़्यादा है, हिंदी में कम है, बट ठीक है। अब इस बार पता नहीं क्या है, अब तो मेन सबका मार्कशीट आएगा क्या है, किस माध्यम से, फिर ही पता चलेगा कि क्या हुआ है, नहीं हुआ है। बट हिंदी माध्यम है, हिंदी माध्यम को भी बहुत सपोर्ट मिलना चाहिए। हमारी मदर टंग है, तो ऑब्वियसली। तो मैम 3 जो चरण है कि यानी कि सिविल सर्विसेज़ परीक्षा की चाहे आप यूपीएससी का दें या फिर बीपीएससी का, सिलेबस में बदलाव हो सकता है। इस तीनों चरण में क्या रणनीति आपने अपनाया था या एक साथ ही जो है तैयारी करते हुए चले गए और समय के साथ जो है उसको बदलाव करते गए? पीटी मेंस और जो इंटरव्यू की रणनीति है उसको किस तरह से आपने अपने ऊपर जो है आत्मसात किया? जी, तो जैसे मैंने जब अटेम्प्ट किया था, मैं अपनी बीपीएससी के अटेम्प्ट के बारे में बात करूँगी। तो मेरा 2024 में अटेम्प्ट था 70th का। तो उससे मैंने 1 साल पहले एक 1 ईयर रोड मैप आपका रेडी होना चाहिए, कि आपको पहले मेंस की तैयारी करनी है, फिर प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। बहुत बच्चों का एक उल्टा होता है कि वो पहले प्रीलिम्स के लिए रेडी करते हैं। मेंस में क्या है, आप सब्जेक्टिव पढ़ते हैं। आप जब सब्जेक्टिव पढ़ते हैं, आपका एक आइडिया फॉर्म होता है कि क्या है, डेप्थ आपको एनालिसिस होता है। फिर प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स इज़ वेरी वास्ट एंड इट इज़ डायनामिक इन नेचर। तो आपका जब बेस क्रिएट होगा, तभी आप डायनामिक की ओर आप बढ़ सकेंगे। तो पहले आपको अपना बेस क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप
एक-एक सेक्शन ऑफ एग्ज़ाम्स पे आई है, तो प्रीलिम्स के लिए आपका एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ वो 2 घंटे का एग्ज़ाम है। आपको वहाँ पे मैथ्स से लेके, रीज़निंग से लेके, आपको करंट अफेयर्स से लेके, एसएनटी से लेके आपको वहाँ पे लगाना है, आपको बबलिंग करना है। तो वहाँ पे भी आपका एक्यूरेसी बिकॉज़ बहुत लोग का होता है कि बबलिंग में भी एरर हो जाता है। तो वो सब चीज़ आपको प्रैक्टिस से ही क्लियर होगा। टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। मेंस के लिए आपको सब्जेक्टिव होना पड़ेगा, आपको करंट अफेयर्स पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपना प्रेज़ेंटेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, स्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा, फ्लो चार्ट्स इंक्लूड करना पड़ेगा, डेटा। तो ये सब चीज़ में आप जब तक एक बेस आपका नहीं बना हुआ है, तब तक आप डायरेक्ट उस पे जंप करिएगा, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा एंड यू विल फील लॉस्ट कि क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहले बेसिक्स एनसीईआरटीज़ कवर करिए, तो उससे आपका फाउंडेशन बन जाएगा। उसके बाद आप अपने जो भी अदर बुक्स हैं, उस पे आप रेफर करिए। मेंस में एक जीएस पेपर 1 है, 2 है और फिर निबंध है, यानी कि 900 नंबर का है और 100 इधर क्वालीफाइंग और ऑप्शनल है। तो आपका ऑप्शनल कौन-सा सब्जेक्ट था? मेरा ऑप्शन ज्योग्राफी रहा है। अच्छा, ज्योग्राफी रहा है। ज्योग्राफी जी। तो आपने पीजी किया है या नहीं? नहीं, नहीं, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, हाँ। तो ज्योग्राफी में मैंने इसलिए रखा क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी है वो अपना पर्सनल चॉइस है कि आपको कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा लगता है। मुझे पर्सनली ज्योग्राफी अच्छा लगा, जब मैं तैयारी कर रही थी तो फिर मैंने ज्योग्राफी रखा। तो जीएस पेपर 1 में जो 3 सेक्शन है हिस्ट्री का, फिर करंट का, डीआई का, उसको आपने किस तरह से तैयार किया? और जो जीएस पेपर 2 थोड़ा-सा पेपर यानी 1 की अपेक्षा थोड़ा-सा कहा जाता है कि कठिन है, उसको आपने किस तरह से तैयार किया? ये बताइए। जी, तो जीएस 1, जीएस 2 में थोड़ा अप्रोच का डिफरेंस होता है। जीएस 1 में हिस्ट्री में आपको हिस्टोरिकल फैक्ट सबको पता है, क्योंकि हिस्ट्री चेंज नहीं होता है। बट आप अपने आंसर में उसको अच्छे से कैसे प्रेज़ेंट कर सकते हैं। तो हिस्ट्री में प्रेज़ेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, कि अगर आप आर्ट एंड कल्चर का सपोज़ मौर्य एम्पायर या मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन है, आप वहाँ पे मैप बनाइए, आप वहाँ पे उसका डायग्राम बनाइए, क्योंकि हिस्ट्री में मोर और लेस सबके आंसर सेम ही होंगे। आप अपने आंसर को कैसे दूसरे से बेहतर कर सकेंगे, तो वो वहाँ पे आपका काम आता है। करंट अफेयर्स में अगेन आपका न्यूज़पेपर्स अगर करंट अफेयर्स, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो करंट अफेयर्स डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आता है, इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आपसे पूछेंगे कि ये चल रहा है तो यहाँ पे क्या उसका रेलेवेंस है। तो उसमें आप जब तक अपने करंट अफेयर्स, अपने न्यूज़पेपर रीडिंग को, वहाँ पे आपका बहुत काम आता है। तो वो आपको करंट अफेयर्स के लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा न्यूज़पेपर्स, एंड आपको कोई भी मैगज़ीन्स आप जो फॉलो कर रहे हो उस पे करना पड़ेगा। वहाँ पे भी स्ट्रक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देन डीआई के लिए प्रैक्टिस, बिकॉज़ वो मैथ्स है, स्टैटिस्टिक्स है। हमारा 70th में डीआई वाज़ वेरी लेंथी। जो 70th का बीपीएससी दिए हैं उनको पता है कि डीआई में बहुत समय लग गया था। फिर वही है कि क्योंकि वो मैथ्स से हाईली स्कोरिंग होता है, तो वहाँ पे अगर आपने प्रॉपर कंसंट्रेशन से किया तो यू कैन स्कोर 72 आउट ऑफ 72। बट वही है, वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा। फिर अगर आप जीएस 2 में आते हैं, तो जीएस 2 में आपका फर्स्ट सेक्शन पॉलिटी होता है। पॉलिटी में अगर आप आंसर्स लिख रहे हैं, केस स्टडी लिखना वेरी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स है या कोई ऐसा लाइक जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक हेवीली कोटेड होता है कि सीबीआई इज़ अ केज्ड पैरट, तो आप उसको किस कॉन्टेक्स्ट में आप उसको लिख रहे हैं, वो सब इम्पोर्टेंट होता है। सुप्रीम अभी तो क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं कि वहाँ पे लिखा जा रहा है कि आपको कोट करना है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका वैल्यू ऐड भी करते हैं। सेकेंडली ज्योग्राफी इकोनॉमी में आपका डायनामिक हो जाता है, बहुत डायनामिक हो जाता है, वहाँ पे आपका फाउंडेशन ही आपको बिल्ड करेगा। हमारे में ज्योग्राफी में कोर ज्योग्राफी क्वेश्चंस आए थे, जहाँ पे आपको पैंजिया, पैंथेलासा ये सब के बारे में लिखना था, तो जब तक आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है, वो क्वेश्चन आप नहीं डील कर पाएंगे, बिकॉज दैट वो आपका फाउंडेशनल बेसिस पे होता है। एंड फाइनली एसएनटी, एसएनटी में भी साइंस एंड टेक में भी आपका डायनामिक क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब यूपीएससी का वो पैटर्न नहीं है कि स्टैटिक क्वेश्चंस आ रहे हैं कि एक सर्टेन पैटर्न है उसी पे आपको फॉलो करना है। आपको डायनामिज्म और वो सब क्वेश्चंस आप तभी अप्रोच कर पाएंगे तब जब आप रेगुलर रीडिंग कर रहे हैं। अगर आप रेगुलर रीडिंग कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, हमको किस अप्रोच से जाना है, वो आखिर हमसे जानना क्या चाह रहा है। तो वो सब चीज़ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आप क्वेश्चन समझ नहीं पाएगा कि कोर डिमांड क्या है इस क्वेश्चन का, तो आप फिर आपको कम मार्क्स मिल सकते हैं। तो इसीलिए आपको डायनामिज्म, क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो रहा है, तो आपको अपने आप को भी अपना लेवल अप करना पड़ेगा, आपने जो प्रिपरेशन किया है। उस चीज़ में बेसिक बुक्स तो हैं ही हैं, बट आपको करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर रीडिंग आई कैन नॉट एम्फसाइज़ इनफ कि न्यूज़पेपर रीडिंग में बहुत हेल्प करता है, आपको प्रीलिम्स से लेके मेन से लेके इनफैक्ट इंटरव्यू में भी। इट इज़ क्योंकि आप न्यूज़पेपर रीडिंग अगर आप कर रहे हैं, तो आपको एक फ्लो पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जी7 मीटिंग है तो क्या नेगोशिएशंस हुआ है, वो आपको पता चलेगा। तो रादर देन लर्निंग और बाय रोट करने से अच्छा, वो आपके आंसर राइटिंग में भी आपको मिलेगा। आपको कुछ अच्छा जजमेंट मिल गया। जैसे आपका फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जैसे स्पीडी ट्रायल का जजमेंट होता है, तो स्पीडी ट्रायल का जजमेंट में आपको वो रेगुलर केशवानंद भारती जजमेंट वो सब आप नहीं कोट कर सकते, बिकॉज़ दैट इज़ नॉट बेसिक जजमेंट्स, वो सब आपको न्यूज़पेपर्स मैंने वैसे ही कलेक्ट किया था। मैंने एक अपनी कॉपी बनाई थी, उसमें मैंने सेक्शन वाइज़ डिवाइड कर दिया था। तो न्यूज़पेपर में मैं जब पढ़ती थी, अगर मुझे कुछ रिलेवेंट केस स्टडी मिला या ट्रांसजेंडर राइट्स पे अभी कर्नाटका कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, तो मिसेज़ एक्स स्लैश जो जजमेंट है, उसको मैं अगर कोट करती हूँ अपने आंसर में, तो वो मेरा आंसर इनरिच करता है, वो मेरे आंसर को दूसरों से अलग बनाता है, तो इट विल फेच यू मोर मार्क्स। तो इसलिए न्यूज़पेपर रीडिंग सिर्फ ये नहीं है कि आप पढ़ रहे हो, आपको समझ में आना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मैं नोट डाउन कर सकती हूँ। ज्योग्राफी में जो क्वेश्चंस आते हैं, प्लेसेस पे कि ये कौन-सा सी किसके बगल में, आप वो मैप तुरंत खोलो। सपोज़ अभी वेनेज़ुएला था, इन न्यूज़, तो आप तुरंत वेनेज़ुएला खोलो, आप देखो कि उसके
क्या है उसके नेबरिंग स्टेट्स, वहाँ पे कौन-सी रिवर फ्लो कर रही है? क्या कुछ ऐसा है जो उसको बहुत इम्पोर्टेंट बना रहा है? तो उससे क्वेश्चन्स आ जाते हैं। तो जब क्लिक होगा तो आपको वो अपना जो भी आपने मेहनत पुट किया है, वो रियलाइज़ होगा। यानी कि आपके शब्दों से ये लग रहा है कि जागरूक रहना, अवेयर रहना काफ़ी ज़रूरी है और चाहे किसी आयोग की रिपोर्ट है, तो उस पर आप पैनी नज़र रखिए और उत्तर में जब उसको आप एड करेंगे, तो वो काफ़ी मानक विश्वसनीय उत्तर होगा और औरों से आपको एक परत मिलेगी और अलग कॉपी मिले लगेगा वहाँ पर। तो मतलब काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप अपनी बातों को रख रहे हैं। इसी पे वसीम बरेलवी ने एक शेर कहा है कि कौन-सी बात कहाँ, कब, कैसे कही जाती है, ये सलीका हो, तो हर बात सुनी जाती है। तो प्रशासनिक अधिकारियों को तो ये ज़रूरी है ही कि आप कैसे लोगों के बीच अपनी बात रखते हैं, तो इंटरव्यू काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो आपसे क्या पूछा गया था? किस तरह से आपने जवाब दिया? और जब आप अंदर जाते हैं आयोग के इंटरव्यू पैनल में जो लोग बैठे रहते हैं, वहाँ पर आखिर क्या पूछा जाता है? किस तरह से जो है वो टेस्ट लेते हैं? जी, सो इंटरव्यू बहुत डायनामिक होता है। वहाँ पे आपको नहीं पता कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कि आपका जो बैकग्राउंड है, आपसे वही क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है या एकदम अपोज़िट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेरा इंटरव्यू लगभग 20 से 25 मिनट तक चला था। तो मुझसे बहुत सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो चेयरमैन थी, उन्होंने मुझसे मेरे हॉबीज़ से क्वेश्चन पूछा। बाकी बोर्ड मेंबर्स ने मुझसे एक, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से रहा है, तो उन्होंने मुझे सेमीकंडक्टर से पूछा। बट उन्होंने ये भी कहा कि अभी सेमीकंडक्टर मिशन चल रहा है, तो आप एज़ एन ऑफिसर कैसे एड करेंगे एम्प्लॉयमेंट को? क्योंकि मैंने बोला था कि सेमीकंडक्टर मिशन में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। सो दे आस्क्ड अबाउट मेरा ओपिनियन क्या है? आप पर्सनली कैसे करेंगे? तो वहाँ पे जब तक आपका खुद का पर्सनलाइज़्ड ओपिनियन नहीं है, तब तक वो आपको वहाँ पे जज कर रहे हैं कि आपका क्या ओपिनियन है। तो आपको अपना ओपिनियन अच्छे से पुट अप करना पड़ेगा। एक और मेंबर ने मुझसे पूछा था, मुझसे इंटरनेशनल रिलेशंस से क्वेश्चन पूछा था, कि मुझसे पूछा था कि इंडिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनके साथ हमारी क्या रिलेशन है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों बताइए। तो स्टार्टिंग विद चाइना। तो वो क्वेश्चन, तो मैं, चाइना है, अफ़गानिस्तान है, तो उन सबसे आपको बताना पड़ेगा क्या रिलेशंस है, क्या है, करंट रेलेवेंस में हमारा क्या रिलेशंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में आप सिर्फ नेगेटिव नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि क्या पॉजिटिव रिलेशन भी, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा था, मुझे बताना पड़ा कि हमारा सिख पिलग्रिमेज साइट्स है, तो इंडिया एंड पाकिस्तान उसको शेयर करता है, तो एक रिलीजियस कनेक्टिविटी है। तो इस चीज़ को आपको वहाँ पे, क्योंकि ये सब आपको क्वेश्चन्स आप रेगुलर बेसिस पे हुँ, डील नहीं करते हैं, तो वहाँ पे आपको पैनिक ना होके बिल्कुल आपको एक हेवी ब्रेथ लेके कि काम डाउन करिए एंड देन आपको आंसर करिए। देन मेरी थोड़ी ग्रिलिंग भी हुई थी इंटरव्यू में, क्योंकि उस टाइम ट्रम्प ने जो टैरिफ था वो लिया था एंड इट वाज़ बहुत न्यूज़ में था उस टाइम पे, तो मुझसे उससे भी क्वेश्चन्स था। लाइक चेयरमैन ने मुझसे पूछा था कि इंडिया का क्या स्टांस होना चाहिए? क्या हम लोग अपने फॉरेन पॉलिसी में पीछे रह रहे हैं? तो आपको अपना ओपिनियन अच्छे से डालना है इंटरव्यू में। तो उसके लिए भी करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट है। उसके लिए भी आपको एक बोलने, हम प्रैक्टिस करते थे कैसे बोलना है, क्या बोलना है। आप लेमन लैंग्वेज में वहाँ पे आप नहीं बात करेंगे, आपको स्पेसिफिक केस स्टडीज़, जैसे मुझसे वहाँ पे भी केस स्टडी पूछा गया था। जब वहाँ पे ये इलेक्शन कमीशन की बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझसे अनूप बेनीवाल केस जजमेंट के बारे में पूछा। तो उनसे पूछा और मुझसे पूछा था कि उसमें क्या कॉम्पोज़िशन था? तो मैंने उसका आंसर किया, तो वहाँ पे जो अनूप बेनीवाल केस जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने किया था कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई रहेंगे एंड हमारे एक ट्राई पिलर रहेगा। बट अभी जो है वहाँ पे एक नॉमिनेटेड मिनिस्टर है। तो उन्होंने मुझसे ये भी पूछा था। फिर मुझसे पूछा था कि बिहार में माइनॉरिटीज़ के क्या इश्यूज़ हैं? क्या हम कर्नाटका, या लाइक स्पेसिफिक स्टेट्स के नाम पे मुझसे पूछा था। तो मैंने आंसर किया था, जैसे कर्नाटका में लिंगायत इश्यूज़ हैं, बिहार में हमारे माइनॉरिटी इश्यूज़ हैं। तो ये सब चीज़ में जो अपोज़िशन है, वो मेबी उस चीज़ पे अपोज़ कर रहे हैं। सो दे आर वहाँ पे, दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि कॉमन पार्लांस में क्या चल रहा है। दे आर इंटरेस्टेड कि आप, अगर आप ऑफ़िसर नियुक्त होते हैं, तो आप कैसे उस चीज़ को डील करिएगा। तो उस चीज़ में आपको अपना समझ, आपको बहुत अच्छे से उनके सामने प्रेज़ेंट करना है। अपने आंसर्स को रेलेवेंट, जो कमीशन का रिपोर्ट्स हैं या केस स्टडीज़ हैं या जो अभी चल रहे हैं, उनसे आपको बैक करना पड़ेगा, तभी वो आप आपके आंसर्स को वो एक्सेप्ट करेंगे। मैम ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपने बातों को रखा और इनकी बात को समझने के बाद साफ पता चल रहा है कि आत्मविश्वास इनके चेहरे पे दिखाई दे रहा है। उम्मीद करते हैं कि एक बेहतरीन पुलिस उपाध्यक्ष के तौर पर ये बिहार में काम करें और विकास में एक बेहतरीन गति प्रदान करें। क्लिक दर्शन के साथ मैं दर्शन सुधाकर और आपका समय देने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो